हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग लगातार करंट अफेयर का अध्ययन कर रहे होंगे और जो यहां से करंट अफेयर की चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो आप लोग यहां पे ज़रूर देख रहे होंगे। और साथ में जीके जीएस के भी वीडियो अपलोड हो रही है डेली, आप उसको भी देखें। जो आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं पीसीएस, आरओ, एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस का, यूपीपी का, सभी जगहों पर आपका करंट अफेयर और जीके काम आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं और आप उसको देखें, अपने नोट्स बनाएं और साथ में आपको एग्ज़ाम में जब रिवाइज करेंगे तो आपको एज इट इज चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व जूनोसिस जो दिवस है, वर्ल्ड जूनोसिस डे, ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर है 4, 5, 6 या 7 जुलाई। तो यहाँ पर है 6 जुलाई को। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जूनोटिक बीमारी, जूनोटिक मतलब जो जीवों से इंसानों को होती हैं, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और थीम था जूनोटिक रोगों को प्रसार को रोकना, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिजीज़। तो सबसे पहले जो है 6 जुलाई 1885 को मनाया गया था। देखिए आपने क्या कहते हैं कि आपने बहुत सारी बीमारियां सुनी होंगी, ठीक है, जो जीवों से हो जाती हैं। वो जैसे आपने मंकी पॉक्स सुना होगा, जो मंकी से हो जा रहा है। रुबेला वायरस सुना होगा, चमगादड़ वाले से भी बहुत सारी डिजीजेस फैलते हुए आपने सुना है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि जो जीवों से, स्वाइन फ्लू सुना होगा, जो क्या कहते हैं सुअर वगैरह से हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको सुनने को मिलती है। दैट इज़ जूनोटिक डिजीज़, मतलब जीवों से, जानवरों से इंसानों में, ठीक है। थीम यहाँ पे है, पता है डेट, पता है पहली बार कब मनाया गया था, एंड व्हाट इज़ द जूनोटिक, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये इंग्लिश में है, जो मित्र लोग इंग्लिश में देखते हैं ज़रूर उसको यहाँ से नोट्स बनाएं। अगला है कि भाई किस देश में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज की गई है? इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया या फिर इराक? तो यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की तस्वीर खोजी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि यहाँ पर कलाकृति लिंग करमपुआंग गुफा की छत पर मिली, ये नाम है वहाँ पर सॉरी। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर इंडोनेशिया की बात करें, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक और ऊपर है सुलावेसी, ठीक है। यहाँ पे है, इधर है जावा से, इधर है इंडियन ओशन। तो सुमात्रा और जावा के बीच में आपको सुंडा स्टेट मिलेगी, बाली और लोम्बोक के बीच में लोम्बोक स्टेट। दोनों ही यहाँ पर जावा और इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहे हैं। इधर मलेशिया, सिंगापुर है, इसी के बीच में सिंगापुर और मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में आपको मलक्का स्टेट पड़ती है, जो कि सबसे लंबी स्टेट हो जाती है, जो जावा सी को अंडमान सी से भी जोड़ती है। यहाँ पर सुलावेसी आइलैंड है, इधर सेलेबस सी है ऊपर, ठीक है। तो मेरे को जो यहाँ लगा कि बताना चाहिए। और इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसको हम आर्कियोपेलागो कहते हैं इंग्लिश में। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कियोपेलागो या लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं यहाँ पर। और इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला कंट्री है वर्ल्ड में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या है कि इंडोनेशिया में आप देखेंगे इनकी नई कैपिटल जो है, जकार्ता की जगह अब नूसनतारा होगी, जो कि सुलावेसी बोर्नियो के पास एक जगह है वहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। कालीमंतन जगह पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी होती है, मर्सर की रिपोर्ट है। पहली बात देखिए, क्वेश्चन में पता चला कि कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2024 कौन जारी कर रहा है? भाई मर्सर कर रहा है। भारत का महंगा शहर पूछा गया, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई, लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मुंबई है जो सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है इंडिया का, और जबकि दुनिया में ये आ रहा है 136वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सबसे महंगे शहर में हांगकांग को पहला स्थान दिया गया, सिंगापुर और ज्यूरिक को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है महंगाई के मामले में, ठीक है। हांगकांग पहला, सिंगापुर दूसरा और ज्यूरिक तीसरा है। और इंडिया का मुंबई जो है वो क्या है कि सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। अब आप लोग अपने अपने जिस शहर में रहते होंगे, आप समझ जाइए कि कितनी महंगी सिटी में आप रह रहे हैं। मसूद पशकियान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इराक, ईरान, ओमान, मिस्र। देखिए ये ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। मसूद पशकियान जो है, यहाँ पर हुआ ये था कि जो वहाँ के ईरान के राष्ट्रपति जो थे, तो उनकी हेलीकॉप्टर में डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद उनको यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ईरान का नया राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जो यहाँ के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मृत्यु ईरान हो गई थी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, जिसको मैंने पहले भी जिक्र किया। जिसके बाद इनको यहाँ पर क्या किया गया था कि यहाँ पर नया फिर प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ। और यहाँ पर आपने देखा
और मसूद जो पेजेश्कियान हैं ये जीते हैं, ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ईरान पहले कभी फारस या पर्शिया के नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा। जैसे देखिए कुछ देशों के पुराने नाम भी मिलते हैं, जैसे श्रीलंका को हम लोग सिलोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिलोन बोल देते हैं। तो इस तरीके से अपने कुछ, जैसे म्यांमार को बर्मा कहते थे। ठीक है, तो ये भी है कि आपके सामने कभी कभी हो सकता है प्रश्न बन जाए कि बताइए इनके पूर्व प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, किस शहर को 133वें डूरंड कप की मेजबानी के लिए नहीं चुना गया है? भुवनेश्वर, शिलांग, जमशेदपुर, कोलकाता। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि डूरंड कप होगा जो आपका फुटबॉल का होता है, तो इसमें से किस शहर में नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या है कि भुवनेश्वर में नहीं होगा। देखिए डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल। मैंने अभी बताया 27 जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा और इसका जो फाइनल 31 अगस्त को कोलकाता के विवेकानंद भारती क्रीडांगन, मतलब वो स्टेडियम है, ठीक है, सॉल्ट लेक स्टेडियम के नाम से जान रहे हैं, इसमें होगा। कोकराझार, शिलांग, कोलकाता, जमशेदपुर, इन 4 जगहों को मेजबानी के लिए चुना गया है। मेजबानी का मतलब ये होस्ट प्लेसेस हैं और विश्व के कई देश आएंगे और जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, ये याद रखिएगा, डूरंड का फुटबॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है कि किस देश ने 2030 तक ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की मंजूरी दी है? यहाँ पर भारत, रूस, जापान, चाइना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्बिटल स्टेशन बाय 2030? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा रशिया हो जाएगा। ठीक है, और अभी आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए हुए हैं, क्या नाम है, रूस गए हैं, और रूस का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया। आप कमेंट करके बताइए वो कौन सा अवार्ड है जो उनको दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री को। जैसे भारत में भारत रत्न दिया जाता है, वैसे रूस का भी एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, तो जो कि इन्होंने ही दिया है, क्या नाम है, राष्ट्रपति जी ने खुद डायरेक्ट दिया है, जो व्लादिमीर पुतिन है। तो आपको बताना वो कौन सा है। तो यहाँ देखिए भाई, रूस के रोसकॉस्मोस क्या उनकी स्पेस एजेंसी, जैसे हम लोग की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए की है। जाक्सा, जापान एरोनॉटिक स्पेस एक्सप्लोरेशन करके जाक्सा है। ठीक है, तो जापान की हो गई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो हो गई, यूरोपियन यूनियन की हो गई। चाइनीज़ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना की हो गई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है कि सॉरी, देखिए अभी स्वास्थ्य सही नहीं, तो थोड़ा खांसी जुकाम का आपको बीच बीच में डिस्टर्बेंस मिलता रहेगा। इग्नोर इट, इन्जॉय करिए जो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मैंने आपको जल्दी से मैंने ये भी बता दिया कौन कौन सी स्पेस स्टेशन किस कंट्री की। हालांकि मैंने विश्व के सभी देशों को नहीं बताया, कनाडा का भी है। ठीक है, बट 4-5 आप जान रहे हैं, इनफ है, जो वर्ल्ड की फेमस है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? ठीक है, पेरिस ओलंपिक आपको पता है कि इस बार मतलब 2024 में हो रहा है, और आप इसमें बताइए कि कौन है जो लीड करेगा। पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन, आदेश श्रीवास्तव। तो यहाँ पर क्या है, नीरज चोपड़ा। देखिए पिछले ओलंपिक के गोल्ड मेडल हैं, इकलौते गोल्ड मेडल जो इन्होंने भाला फेंक में यानी जेवलिन थ्रो में पाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो पेरिस ओलंपिक के लिए 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसका नेतृत्व करने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को चुना गया है। 17 पुरुष और 11 महिला एथलीटों को शामिल किया गया है, जिनमें से एशियाई खेलों के लिए चैंपियनशिप अनिवास साबले, तजिंदर पाल सिंह तोर, स्प्रिंट बाधा दौड़ ज्योतिराजी इसमें प्रमुख नाम शामिल है। ठीक है, अब आपको कि इसमें 28 लोग जा रहे हैं, ये एथलेटिक्स मतलब जो ग्राउंड पे उस पर हो रहे हैं। बाकी अभी जैसे मान लीजिए अब हॉकी है, तो हॉकी में तो आपके 11 प्लेयर होते हैं, ऐसे आपके और भी तमाम इवेंट है, जिसमें किसी में 5, किसी में 11 ऐसे प्लेयर हैं, किसी में 7। तो बस यहाँ पर है कि जो एथलेटिक्स जो आपके ट्रैक फील्ड वाले हैं, ठीक है, इस उनकी बात हो रही है। ठीक, अगला है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ 2028 ओलंपिक तक प्रमुख प्रायोजकों की साझेदारी किसके द्वारा की गई है? SBI, BPCL, पेटीएम या फिर रुपे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजल्स ओलंपिक के 28 तक 4 साल के लिए आधिकारिक प्रायोजक की साझेदारी करी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न और एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है, यहाँ पर ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? लाओस, सिंगापुर, भारत या थाईलैंड? तो आसियान देशों के, देखिए आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज़ की बात हो रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है कि 57वीं बैठक क्या होगी, ये लाओस में होगी। ठीक है, ये याद रखना, 21 से 27 जुलाई तक होगी, राजधानी वियंतियाने में होगी। क्या है, लाओस की कैपिटल है वियंतियाने, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
देखिए जैसे हुआ क्या था कि भाई अभी G7 की बैठक इटली में हुई, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे जैसे पिछले साल 2023 में इंडिया में G20 की बैठक हुई, इंडिया ने होस्ट किया, उससे पहले इंडोनेशिया में हुई थी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंडिया ने SCO की बैठक पिछली बार होस्ट करी थी जो कि वर्चुअली थी। इस बार आपने कजाकिस्तान में देखी जो जहां अस्ताना में हुई, वहां पर भारतीय विदेश मंत्री गए, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है किस देश ने दुनिया के पहले CNG बाइक लॉन्च की है? इंग्लैंड, साउथ कोरिया, अमेरिका, भारत। तो आपने देखा होगा CNG बाइक जो है इंडिया ने किया है। जैसे पूरी CNG बाइक है, मैं भाई बाइक तो नहीं बना सकता, चलिए 2 पहिए बना देते हैं, मतलब आप इसको समझ जाइए कि हाँ भाई ये आपकी बाइक है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 किलो का आपका CNG सिलेंडर होगा, उसमें पेट्रोल होगा, और जो इसकी कीमत बताई जा रही है कि वो 90 से लेकर 1,20,000 के आसपास के बीच में इसकी है। तो ये CNG से चलेगी, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास चलने में क्षमता रखती है, पेट्रोल और CNG को मिलाकर, ठीक है। तो आपने देखा, और ये क्या है, बजाज ऑटो ने किया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के, भाई बजाज है तो आप समझ जा रहे हैं कि भाई इंडिया की तरफ से ही होगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CNG बाइक पहला देश बन गया है, तो सोचिए कि वो हमारे इन्वायरमेंट को भी बढ़िया रहेगा, और साथ में लोगों को जो पेट्रोल डीजल का खर्चा है उससे भी निजात मिलेगी, पोल्यूशन कम होगा। ये बहुत यहाँ पर अच्छी चीज़ होने वाली है, और यहाँ पर ये लॉन्च हो चुकी है, बहुत जल्द ही मार्केट में आ चुकी है, बट हर शहरों में हो सकता है अभी ना ही हो। इस्माइल कादरी का हाल ही में निधन हो गया। कौन थे? इतिहासकार, वैज्ञानिक, अभिनेता या उपन्यासकार। तो यहाँ पर यह है कि भाई एक नॉवेलिस्ट हैं, अल्बानिया उपन्यासकार और नाटककार इस्माइल कादरी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। और इसमें इस्माइल कादरी को 1963 में उनके उपन्यास द जनरल ऑफ द डेड आर्मी को पहचान मिली। दुनिया भर के साहित्यिक आलोचकों ने यहाँ पर इनकी प्रशंसा भी करी है। और यहाँ पर क्या है, द जनरल ऑफ द डेड आर्मी, ठीक है। अगला है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक किताब निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी है? KT पटनायक, आलोक मेहता, MB रविन्द्रनाथ, KP आनंद। तो यहाँ पर जो है MB रविन्द्रनाथ ने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त TR पटनायक ने कारगिल युद्ध पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया। कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक ये किताब वीर चक्र विजेता दिवंगत कर्नल MVP रविन्द्रनाथ के द्वारा लिखी गई। इस किताब में लेखक ने ऑपरेशन विजय के दौरान मई से जुलाई तक 1999 तक अपनी बटालियन के संचालन के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है? ग्लोबल फॉरगिवनेस डे, यानी मतलब किसी को माफ़ करना भूल जाना, ठीक है। 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरगिवनेस है 7 जुलाई। देखिए यहाँ पर क्या है कि समर्पित है ताकि नकारात्मक को सकारात्मक में, मतलब सकारात्मक क्यों भाई, जैसे है कि भाई किसी को माफ़ कर देना, लेट इट गो, ठीक है, वैसे वाला स्थिति यहाँ पर है। तो कनाडा के क्राइस्ट में राजदूतों के ईसाई दूतावास की शुरुआत की गई थी इसकी 1994 से, ठीक है, यानी किसी को क्षमा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर है, अब हो गया 7 जुलाई। अगला प्रश्न पे आएंगे, भाई सेंसेक्स क्या दर्शाता है? सेंसेक्स कह रहे हैं NSE यानी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी सूचीबद्ध शीर्ष 50 कंपनियों का। BSE बॉम्बे एक्सचेंज कह रहे हैं 100 कंपनियों का या सभी कंपनियों पर। तो देखो भैया BSE की जो है आपका यहाँ पर जो है बॉम्बे एक्सचेंज जो है 30 बड़ी कंपनियों को दिखाया जाता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? सेंसेक्स का, ठीक है। तो सेंसेक्स यहाँ पर है 30 कंपनियों का यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जुलाई 2024 में किस सूचकांक ने पहली बार 80,000 के ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर किया है? निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, पता ही होना चाहिए। सेंसेक्स है, निफ्टी फार्मा है या निफ्टी ITI। तो यहाँ पर सेंसेक्स जो है पहली बार 80,000 के ऊपर बंद हुआ है, ये याद रखिएगा। देखिए मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, किसी चीज़ की रिपोर्ट कह देने से, किसी के, मान लिए ये एलन मस्क है, बोल दे कि हम भाई इसमें क्या कहते हैं कि हम लोग जो पैसा है उसको हम डॉलर में ना लेकर क्रिप्टो में लेंगे, तुरंत क्रिप्टो के दाम बढ़ जाते हैं, फिर सेंसेक्स घटने बढ़ने लगता है। या फिर देश में किसी देश में सरकार गिर जाए, वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी 3D होलोग्राम, मतलब उस मुद्रा पर 3D होलोग्राम है, जिससे क्या होता है कि उससे पहचान पता चल जाएगी कि ये नोट असली है या नकली? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा। तो यहाँ पर किया है जापान ने, ठीक है। तो यहाँ पर जापान ने 10,000 येन, 5,000 और 1,000 येन के बैंक नोट जारी करके यानी 3D होलोग्राम यहाँ पर इस पर उपयोग किया है, जिससे कि पता चल जाएगा कि उनकी जो नोट है वो असली है या नकली है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संजय बिहारी, BN गंगाधर, रमेश कुमार, अनिल मेहता। तो यहाँ पर है श्री BN गंगाधर को यहाँ पर
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह पहले मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किया गया है? 15 अगस्त, 1 जुलाई, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो यहाँ पर है 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना है। देखिए आप आपको कि सर प्रीवियस क्यों बता रहे भाई, प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब पीएसएस का दे रहे होंगे, इवन एसएससी का तो 2-2 साल का पिछला पुराना डेटा पूछ लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब मीडिया रेंज माइक्रोवेव आइस क्यूब सैफ रैकेट दागा जाता है? तो यहाँ पर पूछा जाए यह प्रभाव पड़ने पर फट जाता है, अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बनता है, या फ्लेयर छोड़ता है और उच्च आवर्ती ध्वनि उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है कि अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बना देता है। ठीक है, तो रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 26 जून 2024 को नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सीडियंट चैफ रॉकेट का यहाँ पर लॉन्च किया है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2024 में भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीति लागू करने का प्राथमिकरण क्या है? तो इसका सीधे हम लोग आंसर देखेंगे। सुनिश्चित करता है कि परीक्षाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से। आपने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर आरओ का लीक हो गया। ठीक है, उससे पहले आपने देखा होगा कि जो आपकी तमाम भर्ती परीक्षाएं हुई, और साथ में क्या कहते हैं कि जो आपका बीएड वाला हुआ उसमें लीक हुआ, आयुर्वेद वाला उसमें लीक हुआ। तो बहुत सारी परीक्षाएं लीक होती रही, तो लोगों ने लोक सेवा आयोग को भी लीक सेवा आयोग कहना शुरू कर दिया। ठीक है, जो कि बहुत गलत था। जो पेपर आउट हुआ वो गलत था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और यहाँ पर आपके ये आज के क्वेश्चंस हुए। और जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी जो 70% ऑडियंस है, देख तो रहे हैं हमारे लोग, लेकिन बस सब्सक्राइब नहीं करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक हमारी बात पहुँचाएँ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और साथ में जीके जीएस का भाई जरूर देखें। आपको जीके जीएस एसएससी हो, यूपीपी हो, और साथ में पीएसएस आरओ सभी जगह रामबाण साबित होने वाला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं वो पूरी चीज़ें समय से कराऊं और आप उसको देखें और आपका एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।